वतन अगर गजल है तो साज हो तुम, सरहद पे आग उगलती है आवाज हो तुम। कि वतन अगर गजल है तो साज हो तुम, सरहद पे आग उगलती है आवाज हो तुम। मुल्क के दामन पर चमकते हैं हमारे जवान, हिंद को खून से सींचने वाले जाबाज हो तुम। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का तो सेशन रहेगा आर्मी अग्निवीर लक्ष्य फौजी बनने का, जो आर्मी जीडी का मेन इंपोर्टेंट रहेगा। तो आज जो एनालिसिस होगा एकदम जो आपका अग्निवीर बैच रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो बिना किसी देरी के सेशन को शेयर कर दीजिए और क्लास का आगाज करेंगे। मेरे शेयर नहीं हो आज पे स्क्रीन पर पहला ही क्वेश्चन आपके बीच में, तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन था। 4 पंचवर्षीय योजना आपके सामने है, तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। आर्मी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर रहता है, एक तो जो पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड, दूसरी खेल से रिलेटेड, तीसरा पुस्तक से रिलेटेड। ये लगभग आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। आर्मी अग्निवीर ओरिजिनल पेपर 2023 जांचे अपनी तैयारी हमारे साथ। तो बिल्कुल लाड़ दे, जो किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन था, आपकी 5वीं थी आपकी जो पंचवर्षीय योजना उसके अनुसार। ठीक है मेरे शेर, बात करते हैं अगले आगे इसके बाद में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? देश का कृषि विकास। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? देश का औद्योगिक विकास। और तीसरी पंचवर्षीय योजना उसका उद्देश्य क्या था? देश की अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना। और चौथी पंचवर्षीय योजना विकास के साथ स्थिर और आत्मनिर्भर रहना, आपकी जो चौथी पंचवर्षीय योजना था उसका उद्देश्य था। और 5वीं का हमने बता दिया था आपकी 5 वर्षीय योजना में गरीबी का उन्मूलन। ठीक है, बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 किसने लगाया और किसने इसे क्रम से निरस्त किया। कि किसने लागू किया था और किसने निरस्त किया था, इसके बारे में हमें एक बार बताना है। तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में आर्मी अग्निवीर वीर योद्धा। साफ दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में। बिल्कुल मेरे शेर लॉर्ड लिटन के द्वारा इसे लगाया गया था और लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे निरस्त किया गया था। ठीक है मेरे शेर, बिल्कुल सर। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। कि बापू तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? विराट, सहवाग, युवराज सिंह या गांगुली? 4 ऑप्शन आपके सामने। बिल्कुल एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में छाप दीजिए और एक बार सेशन को जरूर शेयर कर दे मेरे शेयर नहीं हो। बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होगा युवराज सिंह। कौन होंगे? युवराज सिंह, जो आपके 2011 का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे युवराज सिंह। उस समय कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे, फिर भी भारत को वर्ल्ड कप जितवाया था। जो महत्वपूर्ण भूमिका रही थी युवराज सिंह, जो भारत के पूर्व क्रिकेटर है, ऑलराउंडर क्रिकेटर। ठीक है मेरे शेर, बिल्कुल सर। बात करेंगे गांगुली, जो पहले बीसीसीआई के चेयरमैन थे, अभी कौन है? रोजर बिन्नी। बात करेंगे सहवाग, जो इंडिया के ओपनर बल्लेबाज थे, और विराट जो भी हाल ही में इंडिया टीम में खेल रहे हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि कालबेलिया भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, बिहार, केरल या असम? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। बड़ा इंपॉर्टेंट लोक नृत्य से संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आर्मी का आपका फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में कालबेलिया किस राज्य का? बिल्कुल रोहित, अंकित, शंकर, मोहन, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा राजस्थान। और बिहार की पूछी जाए तो बिहार का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है हर बार बिहू नृत्य, जो आपके अग्निवीर में सबसे ज्यादा पूछा गया है। और बिहू को भी रेड बाका में भी इन्हें सम्मिलित किया गया था जो नृत्य के लिए। और बात करते हैं केरल की, तो केरल का कौन सा है? कथकली। केरल का कौन सा है? कथकली। और कालबेलिया राजस्थान का। ठीक है मेरे शेर, बिल्कुल सर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। बिल्कुल शेयर कर दीजिए एक बार इस सेशन को। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है मेरे शेर। बिल्कुल, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपके पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। ठीक है मेरे शेर, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि आधुनिक अर्थ सारणी का जनक किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, दिमित्री मेंडलीव या मास्ले?
बिल्कुल इसे मोजले भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है लाडले? मोजले। और बात करेंगे आपके दमित्री मेंडलीव की, इसका भी कई बुकों में आपको मेंडलीव दिखा मिलेगा। क्या दिखा मिलेगा? मेंडलीव दिखा मिलेगा। तो आपके जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके जनक किसे कहा गया है? बिल्कुल सर, आपके आधुनिक आवर्त सारणी का जनक दमित्री मेंडलीव को कहा गया है। किसको? दमित्री मेंडलीव या मेंडलीव को। बात करेंगे मोजले की, तो मोजले ने भी आवर्त सारणी दी थी, और आवर्त सारणी किस आधार पर दी थी इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मोजले की मतलब मजे लेते हुए, और मजे लेंगे वो नीचे रहेंगे, ठीक है। और नीचे क्या होता है आपका? परमाणु क्रमांक। क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। और परमाणु क्रमांक के आधार पर जो आपकी आवर्त सारणी दी थी वो किसने दी थी? आपके मोजले नामक वैज्ञानिक ने दी। और परमाणु भार के आधार पर किसने दी थी? आपके परमाणु भार के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर दी थी आपके मेंडलीव या मेंडलीव ने दी थी, ठीक है। बात करते हैं जेम्स चैडविक की। हमने एक ट्रिक बताई थी, कौन सी थी? ईंट पर नाच। कौन सी थी लाडले? वो सर ईंट पर नाच थी आपकी ट्रिक, और उससे हमारे 3 क्वेश्चन सोल्व होते हैं। कितने क्वेश्चन सोल्व होते हैं? 3 क्वेश्चन सोल्व होते हैं। बात करते हैं इससे, ईंट से बना इलेक्ट्रॉन। क्या बना? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? कैसे बना? थॉमसन। तो जे थॉमसन आपका, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी, ठीक है मेरे सिर। बात कीजिए पर से बना प्रोटॉन। क्या बना? प्रोटॉन। और र से क्या बना? रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। बात करें नाच की, तो नाच ने जांगन टेढ़ा ना, वो ट्रिगर बिल्कुल नाच का क्या बनेगा? न्यूटन या न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? कैसे बना? चैडविक। क्या बना? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है मेरे सर। बिल्कुल सर, छाप लीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में। आगे की बात करेंगे, जुलाई 2023 में गंगा पुष्कर कुंभ का आयोजन कहां हुआ? अजमेर, वाराणसी, जयपुर या माउंट आबू? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल सर, जो जुलाई 2023 में गंगा पुष्कर कुंभ का आयोजन हुआ था वो आपके वाराणसी में हुआ था। कहां हुआ था? वाराणसी में हुआ था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, कि जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश की जीडीपी में शीर्ष जिला कौन सा रहा था? 4 जिले आपके सामने हैं, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। बिल्कुल सर, आपका राइट ऑप्शन होगा गौतम बुद्ध नगर, आपका राइट ऑप्शन होगा, जो जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश की जीडीपी में शीर्ष जिला रहा था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जल्दी जल्दी करेंगे, साथ में लिखते जाए, क्योंकि कम समय में सटीक क्वेश्चन आपको करवाएं। हमारा टारगेट है आपके जो आर्मी ओरिजिनल पेपर है उसके आधार पर आपका पेपर रहेगा, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। इनमें से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात करेंगे 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति आर्मी का फेवरेट टॉपिक रहता है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आर्मी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे सारे इसमें देखेंगे। बात करें 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होकर कहां समाप्त हुआ था? ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन बन रहे। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 को हुआ था, ठीक है। 3 क्वेश्चन। चौथा बनता है कहां समाप्त हुआ आपका? कहां पे हुआ था? ग्वालियर में समाप्त हुआ था। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 57 की क्रांति से। बिल्कुल सर, साथ में लिखते जाइए, कम समय में 60 क्वेश्चन करवाएंगे अपने, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि समय किसी के पास नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी करवाते हैं। 1857 की क्रांति को किसने बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य युद्ध संज्ञा दी थी? रानी पद्मावत, केसर सिंह, टी.आर. होम्स या कोई नहीं? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, छाप दीजिए मेरे शेर। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल मोटिवेट होते रहना है आपको, मोटिवेट होगे तो बिल्कुल बिल्कुल सर। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। 1857 की क्रांति में किसने बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य युद्ध की संज्ञा दी थी? आपके टी.आर. होम्स ने। किसने दी थी? टी.आर. होम्स में। साथ में लिखते जाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा आज का आर्मी के लिए, कि क्यों फिक्र करता है, फिक्र से होता है क्या, कि क्यों फिक्र करता है, फिक्र से होता है क्या। कर ले खुद पर आज भरोसा, कि कर ले खुद पे आज भरोसा, फिर देख होता है क्या। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 1857 के संग्राम में प्रथम स्वतंत्र राष्ट्र ग्राम का नाम किसने दिया था? सुखसावेर, राजीव,
कुशाल या विनायक दामोदर सावरकर? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल मेरे शेर, आज का राइट ऑप्शन होगा विनायक दामोदर सावरकर, जो 1857 की क्रांति युद्ध से संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता ग्राम का नाम दिया था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी वर्ष चाहिए, कि प्रधानमंत्री या पीएम बनने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र आवश्यक होती है, वो आपको बतानी है। एक बार कमेंट सेशन में छाप दीजिए। अगर अभी तक हमने एनालिसिस किया था उसके आकलन अनुसार आपकी आर्मी अग्निवीर में कम से कम 7 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। बिल्कुल मेरे शेर, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष चाहिए। कितनी चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। पहली बात करते हैं, प्रधानमंत्री बनता किससे? सभा से, लोकसभा से। ठीक है, किससे बनता है? लोकसभा से। और लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, बात करेंगे सर लोकसभा से ही बन सकता है क्या, राज्यसभा से नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है राज्यसभा से। जो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले प्रधानमंत्री थे आपके कौन? मनमोहन सिंह, जो किससे थे? राज्यसभा से थे। ठीक है, तो राज्यसभा से भी बन सकता है, पर ज्यादातर बनता है आपके लोकसभा से बनता है प्रधानमंत्री। अगर वो राज्यसभा से बनेगा तो गुरुजी उसकी तो वैसे भी ज्यादा रहेगी एज। ठीक है, क्योंकि उसकी एज कितनी रहेगी? 30 रहेगी। राज्यसभा के लिए कितनी चाहिए? 30, लोकसभा के लिए 25। और पूछ ली जाए आपको राष्ट्रपति की, किसकी पूछ ली जाए? राष्ट्रपति की पूछ ली जाए, तो राष्ट्रपति के लिए कितनी होती है मेरे शेर? 35 होती है। कितनी होती है? 35 होती है। ठीक है, कानूनी रूप से भारत का प्रथम नागरिक होता है, संवैधानिक रूप से देखा जाए तो। 21 वर्ष की उम्र से आपका मतदान पहले शुरू किया गया था, पर उसके बाद में आपको जब आप 18 के हो जाते हो तभी आपका बन जाता है पहचान पत्र, और 18 से वालों को सभी को वोट देने का अधिकार हो जाता है मेरे शेर। ठीक है, बिल्कुल सर। ग्राम पंचायत में सरपंच भी लड़ सकता है, 21 वर्ष का सरपंच हो जाता है, वो भी चुनाव लड़ सकता है, बन सकता है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 18-21 का संबंध वो वैवाहिक आपकी एज भी डिसाइड करती है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि मंगल पांडे कहां से विप्लव से जुड़े थे, कि मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? सॉरी, मेरठ, आमेर, बैरकपुर या वाराणसी? बिल्कुल बच्चे एक बार शेयर कर दीजिए मेरे शेयर नहीं हो। आर्मी अग्निवीर योद्धा, बिल्कुल सर, आपके बैरकपुर से मंगल पांडे विप्लव से जुड़े थे। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन बताता है मेरे शेर। बिल्कुल एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल, 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? आपके चेन्नई में किया जा रहा है। ठीक है मेरे सर, बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय अमेरिकी को साल्ट लेक सिटी में जो फील्ड ऑफिस का प्रमुख बनाया गया है? अंकित यादव, राजीव, सोहिनी सिन्हा या कोई नहीं? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन बताता है। बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, करंट से रिलेटेड भी बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछा जाता है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। किस भारतीय अमेरिकी को साल्ट लेक सिटी में फील्ड ऑफिस का प्रमुख बनाया गया है? बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा आपका सोहिनी सिन्हा को भारतीय अमेरिका के साल्ट लेक सिटी में के फील्ड ऑफिस का प्रमुख बनाया गया है। ठीक है सर, बिल्कुल सर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? कृषि मंत्रालय, पशु मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय या कोई नहीं? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के।
बिल्कुल मोटिवेट होते रहना है आपको, कभी भी आपको मोटिवेशन डाउन नहीं होना चाहिए। मेहनत करोगे सफलता जरूर मिलेगी। कि मुश्किल कुछ नहीं है इस दुनिया में, तू हिम्मत करके तो देख। कि मुश्किल कुछ नहीं है इस दुनिया में, तू हिम्मत करके तो देख। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू मेहनत करके तो देख मेरे सिर। बिल्कुल नया सवेरा योजना किसके अंदर मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? आपके अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में किस राज्य के जैदी भुट्टा साड़ी, कन्याकुमारी मेटी केला और जदेरी नमक टी उत्पादन को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु, बिहार, असम या अरुणाचल प्रदेश? किस राज्य की है वो? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है मेरे शेर। बिल्कुल साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होगा तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु है जो जेट्टी बुटा साड़ी, कन्याकुमारी मेटी केला और जेदरी नमक जो नमक टी उत्पादन का टैग प्राप्त हुआ है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल सर, छाप दीजिए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा हरियाणा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की? आपके हरियाणा राज्य ने। ठीक है सर, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में किस राज्य के जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या चेन्नई? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल सर, इसका राइट ऑप्शन एक बार कमेंट सेशन में छाप दीजिए। बिल्कुल यूपी। जी हां, यूपी। यूपी के आपके सीएम को नहीं, योगी आदित्यनाथ। ठीक है सर, बीजेपी से। और राजस्थान के अशोक गहलोत आप सभी को पता ही होगा। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास। बिल्कुल सर, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था आपका, चेन्नई का पुराना नाम मद्रास था। आज पूरा संपूर्ण आर्मी का जीडी का जो पेपर आया था उसके अकॉर्डिंग पूरा देखेंगे। आगे कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग भी पूरा पेपर एनालिसिस होगा। जो आज की क्लास ले लेगा वो 100% आप फौजी बनकर दिखाएगा। कि हाल ही में किस राज्य की पचवैया पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? साथ ही में जो बीएसटीसी की तैयारी करे उनके लिए भी रामबाण की तरह साबित होगी, क्योंकि ये जीके के क्वेश्चन है जो करंट जीके के, वो अति महत्वपूर्ण है मेरे शेर। तो किस राज्य की पचवाई पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? आपके राजस्थान की। किसकी? राजस्थान राज्य की पिछवाइया पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, पंजाब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां के जो सीएम है भगवंत मान, आम आदमी पार्टी से जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं, अलग अलग योजनाएं निकालते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्रिकेट से रिलेटेड आर्मी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो खेल से रिलेटेड है, खिलाड़ी से रिलेटेड है, वो भी एक बार जरूर देख लेंगे मेरे शेर। बिल्कुल मेहनत करोगे सफलता जरूर मिलेगी। कि बापू तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। बिल्कुल मोइन अली आपके इंग्लैंड से। किसके? इंग्लैंड देश से क्रिकेट खेलते हैं, जो ऑलराउंडर क्रिकेटर है, जो बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। स्पिनर बल्लेबाज है, स्पिनर बॉलिंग करते हैं। बल्लेबाज की देखा जाए तो आपके लेफ्ट हैंड है, और आपकी बात करेंगे बॉलिंग की तो आपकी स्पिन बॉलिंग है, स्पिनर करते हैं। जो आपके वनडे में भी जगह बनाई थी आपकी इंग्लैंड टीम में, टेस्ट में भी बनाई थी और टी20 में भी बनाई थी। और आईपीएल की बात करें तो आपके चेन्नई सुपर किंग्स हैं, आईपीएल में खेलते हैं। और इस बार आईपीएल की जो मेन विजेता टीम रही थी वो कौन सी थी? वो भी चेन्नई रही थी 2023 की। एमएस धोनी की कप्तानी में ये खेलते हैं, जिन्होंने हाल ही में आपके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। हालांकि ये नहीं बताया कि आईपीएल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका का उपन्यास वेस्टर्न लैंड बुकर प्राइज 2023 की
लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल मेरे शेर छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे, आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा सभी के लिए। बिल्कुल मेरे सार छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे, और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए मेरे शेर। शेर से आपका कुछ नहीं जाएगा, पर आपका कोई भाई बंधु लग जाए, यह बहुत बड़ी बात होगी आप सभी के लिए। तो बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा आपके भारतीय मूल की लेखिका को उपन्यास वेस्टर्न लैंड बुकर प्राइज 2023 की लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया था, चेतन मारू को। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में किस देश में 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो किस देश ने वो 16 मेगावाट टरबाइन को सक्रिय किया है? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। किस देश ने? चीन ने। कौन सा देश है वो? आपका चीन देश है, चाइना देश है। ठीक है, बिल्कुल सर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? तो सबको पता होगा, आर्मी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया था मेरे शेर। बड़ा कठोर सा आदमी था ये, और था कौन सा? हिटलर था। ठीक है ना, कौन सा? हिटलर था। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1739 ईस्वी, 1740 ईस्वी, 1741 ईस्वी या 1742 ईस्वी? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार, और मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन जरूर आपको सफलता मिल ही जाएगी, और मेहनत कर नहीं करोगे तो लाडले कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत करोगे सफलता जरूर मिलेगी आपको, एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगी। बस हौसला मत हारना है आपको। और ये समय बार बार नहीं आएगा कि ना दोस्ती के लिए न रुकता है ये समय, ना ही मोहब्बत के लिए रुकता है, कि ना दोस्ती के लिए न रुकता है, ना मोहब्बत के लिए रुकता है। वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, अपने दिल को ना दुखा यूं ही इस जमाने की बेरुखी के लिए। वक्त के साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए मेरे शेर। तो बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा 1739। 1739, जिसे ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, भारत में प्रथम बार आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में। ठीक है, बिल्कुल सर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला आपका प्राणी कौन सा है? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। संसार में सबसे तेज दौड़ने वाला, बिल्कुल सर लिखा है, हाँ चीता है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपका भी समय बचेगा, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा वन लाइनर क्वेश्चन। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक अंग से होता है। किससे? हाइपोथैलेमस। अब बात करेंगे सर हाइपोथैलेमस की, तो सारे जो आपके भूख प्यास लगती है ना, वो किसकी वजह से लगती है आपको? हाइपोथैलेमस की वजह से। ठीक है, हाइपोथैलेमस को किसे ग्रंथि है? क्या है? एक ग्रंथि है मेरे शेर। सर ग्रंथि मान ली, और भी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइए। क्यों नहीं बताएंगे? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है आपके? इस ग्रंथि को, किसको? हाइपोथैलेमस को। सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण कौन रखती है? पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि के ऊपर भी नियंत्रण कौन करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो सबसे ज्यादा अधिपत्य किसका रहता है? हाइपोथैलेमस का। ठीक है मेरे सिर, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और इसके ऊपर भी अधिपत्य रहता है आपका पीयूष हाइपोथैलेमस का। तो हाइपोथैलेमस को इसलिए कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, माथे में होती है, सिर में होती है, मस्तिष्क में। ठीक है, जो आपके शरीर का ताप का नियमन रखती है। ठीक है, अगर आप कहीं ज्यादा धूप में हो तो दो धूप ज्यादा हो जाती है, तो जो तापमान ज्यादा हो जाता है मस्तिष्क का भी, तो उसको नियंत्रित कौन करता है? आपका हाइपोथैलेमस करता है। भूख प्यास लगना हाइपोथैलेमस होता है। कई बार कहते हैं कि मेरे को भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है ना, लवेरिया हो गया। बेटे लवेरिया कुछ नहीं होता है, वो हाइपोथैलेमस का आपका काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपको भूख प्यास नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, तो जाकर डॉक्टर को दिखाओ। लवेरिया बीमारी नहीं है आपके। ठीक है, और लवेरिया से हमें दूर रहना है। हमें तो सिर्फ मां भारती की रक्षा करनी है, सीमा बॉर्डर पे जाके भारत की रक्षा करनी है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि डायनासोर मैसेजाइक सर्प थे,
डायनासोर सरीसृप है वो किस महाकल्प के थे? आपके मेसोजोइक कल्प के। या आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था आपके कल्प से रिलेटेड, तो हमें यही जो इंपॉर्टेंट था वही बात कर लेते। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि सबसे अधिक गुणसूत्र ओपियोग्लोसम नामक फर्न में होते हैं। एग्जाम में पूछा गया था अभी हाल ही में, सेंटर का जो पेपर था उसमें, कि सबसे अधिक गुणसूत्र किस फर्न में पाए जाते हैं या किस फर्न में होते हैं? तो ओपियोग्लोसम नामक फर्न में होते हैं। बात करेंगे तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? निकोटीन होता है। क्या होता है? तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? निकोटीन होता है। ठीक है, बिल्कुल सर, छाप लीजिए, साथ में लिखते जाइए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, विकास के सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया था। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। किसको किया था? आपके विकास के सिद्धांत को। ठीक है, बिल्कुल सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सारे करवा देंगे आज। बात करेंगे उत्परिवर्तन सिद्धांत, हुंगो डी व्रीज ने दिया था। किसने दिया था? हुंगो डी व्रीज ने आपके उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। बात करेंगे आगे, जो इंपॉर्टेंट आर्मी जेडी के लिए, अग्निवीर आर्मी जेडी और आर्मी ट्रेडमैन टीडीएन के लिए। बात करेंगे मानव शरीर के त्वचा पर 3 किस्म के यीस्ट पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है सर, बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि मानव रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण की मेसोडर्म से होती है। किससे होती है? मेसोडर्म से होती है आपके मानव के रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण में, या भ्रूण की मेसोडर्म से। और बात करेंगे जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। क्या समझाया था? लेमार्क ने समझाया था जैव विकास को। और इसमें क्या समझाया था इन्होंने बताया था कि जिस चीज का आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे, जिस चीज का ज्यादा यूज करोगे, वो ज्यादा वृद्धि होगी। जैसा कि अपन दिमाग को ज्यादा यूज करते हैं तो उसका ज्यादा चलता है। क्लास में ज्यादा कोई होशियार होता है, वो किस लिए होता है? क्योंकि वो ज्यादा पढ़ता है, इसलिए ज्यादा होशियार होता है, क्योंकि वो दिमाग को ज्यादा यूज में लेता है। और इन्होंने उदाहरण दिया था आपके किसका? जिराफ का। जिराफ ने ऊपर पेड़ पौधों को जो खाने के लिए अपनी गर्दन का ज्यादा यूज किया करता था, इसलिए उसकी गर्दन लंबी हो गई थी जिराफ की, और उन्होंने उदाहरण दिया था आपका जिराफ का। ठीक है सर, बिल्कुल सर, छाप लीजिए एक बार। और बात करेंगे आगे कि ओपियोग्लोसम नामक फर्न में होते हैं क्या सबसे ज्यादा? और गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? यह भी पूछा जाता है आपके बार बार एग्जाम में, तो यह भी छाप के रखना। और आंसू लेक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होते हैं, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे होते हैं? लेक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल सर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन वही आपका, विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी अफ्रीकी हाथी होता है। कौन सा होता है? जो आपका स्थलीय हाथी होता है। ठीक है सर, बिल्कुल सर। इसके अलावा आगे बात करें कि श्वेत रक्त कणिकाएं बाहरी कीटाणुओं से शरीर की रक्षा करती है। कौन करती है? श्वेत रक्त कणिका। और श्वेत को वैसे बोला जाए तो WBC, व्हाइट ब्लड सेल, या श्वेत रक्त कणिका ये बाहरी कीटाणुओं से शरीर को रक्षा करती है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे आपके क्या पीछे वाला? बिल्कुल सर, जो आपका गुर्दे का भार, बिल्कुल पुरुषों में और महिलाओं में इसमें अंतर होता है। और अगर पुरुषों में बात की जाए तो 125 से 170 ग्राम के बीच होता है। कितना होता है? 125 से 170 ग्राम के बीच। बिल्कुल सब बताएंगे आपको, क्यों नहीं बताएंगे। और बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं का 115 से 155 है। 115 से 155 ग्राम होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। आंसू में कौन सी ग्रंथि होती है? लेक्रिमल ग्रंथि के द्वारा आंसू स्रावित होते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी अफ्रीकन हाथी। विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन है? अफ्रीकन हाथी है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं लाडले, हमने आपकी जो सुबह ब्रह्मास्त्र सीरीज आती है उसमें हमने बार बार जिक्र किया था कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका पूरा जो विवरण पूछा जाता है एग्जाम में, तो पूरा ही एक बार देख लेते कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल सर। बात करते हैं दांत की, कितने प्रकार के होते हैं लाडले? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
एक तो होता है कर्दनक, ठीक है बिल्कुल सर। दूसरा हो गया रदनक, तीसरा हो गया आपका अगरचवर्णक, और चौथा हो गया आपका चवर्णक। कौन सा हो गया? चवर्णक हो गया। बात करते हैं इसमें दंत सूत्र भी पूछा जाता है सर, तो दंत सूत्र की बात करें, दंत सूत्र कितना होता है आपका 21-23/21-23, 21-23/21-23। अब इसमें से ले लिया जाए, अब ये कर्दनक है, ये रदनक है, ये अग्रचवर्णक है और ये चवर्णक है। 21-23 कर्दनिक दांतों की संख्या होती है एक, जो दंत सूत्र होता है उसमें 2, रदनक की 1, अग्रचवर्णक की 2 और चवर्णक की 3। बात करें जो आपके सामने वाले दांत है, सामने वो है आपके कर्दनक दांत। कौन से हैं? कर्दनक दांत होते हैं सामने वाले। उसके बाद कहते हैं आगे रदनक की, उसके आगे जो लंबे दांत होते हैं, एक साइड वाला ये और इधर साइड वाला एक, ठीक है। बात करें सर, आपने तो बताया जबड़े में ऊपर 2 दांत होते हैं, इधर और इधर 2 लंबे दांत होते हैं, आपने तो एक ही बताया था। तो लाले जो आपका दंत सूत्र है वो आधे जबड़े का है, आधा जबड़ा है, उसका ऊपर वाला पार्टीशन है, इसका है 21-23 बटा नीचे भी 21-23। तो ऊपर कितना हो गया आपका रदनक दांत, यहाँ पे आधे भाग से देखा जाए तो यहाँ पे आपका एक दांत, और रदनक दांत कर्दनक दांत यहाँ पे 2 इधर 2 इधर, तो 4 सामने दांत होते हैं। आधा पार्टीशन का कितना हो गया 2, और आधा इधर 2 हो गया, 2 2 4 हो गए, तो सामने वाले 4। रदनक की दोनों साइड भी बात करें तो 2, तो टोटल ऊपर बच जाते कितने 2, और टोटल बात करें कुल रदनक दांतों की तो कुल कितने हो जाते हैं 4 हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4, ठीक है। ये आधे सूत्र का है, मतलब जो आपका दांतों का क्रम होता है उसमें यहां वाला पोर्शन है इस इतना ही आपका 21-23, ठीक है, और नीचे यहां पे भी 21-23 और यहां पे भी 21-23। तो टोटल कितने हो गए आपके रदनक रदन 1-1 है यहाँ पे, तो 1-1 टोटल हो गए 4। कर्दनक की बात करें तो टोटल कितने हो गए 8, क्योंकि 2 2 2 2 8। अगर चवर्णक की ये भी 8 हो गए, क्योंकि यहाँ पे भी 2 2 2 2 8। चवर्णक की बात करें तो 3 और 3 6, 3 और 3 6, टोटल हो गए 12। यह भी पूछा जाता है कि कुल संख्या कितनी होती है, आधे जबड़े में कितनी होती है, एक सूत्र में कितनी होती है, ठीक है। बात करिए बच्चों में, तो बच्चों में जो अग्र चवर्णक दांत होते हैं वो दांत नहीं होते हैं, ठीक है बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करेंगे आगे कि शुद्ध रक्त किस में बहता है, शुद्ध रक्त वो किस में बहता है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। तो शुद्ध रक्त किस में बहता है मेरे शेर? बिल्कुल सर, शुद्ध रक्त के बारे में पूरा जानकारी ले लेते हैं एक बार, अगर क्वेश्चन पूछ ही लिया है तो सर शुद्ध रक्त आपके धमनी में बहता है। हमने उस टाइम बताया था कि शुद्ध यानी डी धमनी, और धमनी जैसे आपका डी के सर या धर्मेंद्र, तो डी हमेशा शुद्ध रहता है, इसलिए आपका शुद्ध रक्त किसमें हो गया धमनी में। शुद्ध रक्त का मतलब होता है O2 घुलनशील हो वो रक्त शुद्ध रक्त होता है, और जिसमें O2 घुलनशील ना हो वह अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है, जिसमें O2 नहीं हो। और अशुद्ध रक्त किसमें होता है? शिराओं में होता है। शिराओं से क्या होता है? हृदय में जाता है अशुद्ध रक्त, और हृदय से वापस उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है। कहां से? जैसे आपके हृदय होता है 4 कोष्ठकीय, कितना होता है 4 कोष्ठकीय हृदय होता है, उसमें आपका दाहिना आलिंद होता है, आलिंद में यहां से शिराओं के माध्यम से, जैसे अंग होता है अंग में, अंगों से कहा जाता है आपके दाहिने आलिंद में, और आलिंद से फिर यहां से होता हुआ गुजरता है आपके दाहिने आलिंद, आलिंद। ऊपर वाले दोनों क्या कहलाते हैं? आलिंद। नीचे वाले क्या कहलाते हैं? नीले, ठीक है। यहां चला जाएगा आलिंद में, आलिंद से नीचे आएगा कहां पे आपके? आलिंद से नीचे नीले में आ जाएगा, और नीले की जो परतें होती है वो ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि ये पंप करने के काम में आती है। यहां से फिर ट्राइकोस्पिड के माध्यम से जो पुपसीय धमनी है, पुपसीय धमनी के माध्यम से आपके चला जाता है फेफड़ों में रक्त। क्या चला जाता है? रक्त चला जाता है फेफड़ों में, और फेफड़ों से होता हुआ किसे? फेफड़ों से होता हुआ आपका ये किसके माध्यम से? पुपसीय शिरा के माध्यम से, पुपसीय शिरा के माध्यम से, क्योंकि यहां से फेफड़ों से क्या मिल जाता है? उसमें ऑक्सीजन घुलनशील हो जाता है, और यहां से होता हुआ आपके कहां चला जाता है? आपका बायां आलिंद में चला जाता है। सर आपने तो कहा था शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है,
यहाँ पे क्या है, यहाँ तो शुद्धरक्त हो रहा है, लाडले हो रहा है, पर यहाँ पे आगे क्या जुड़ा है, फुफ्फुस जुड़ा है। हमने तो बात यहाँ पे ये भी की थी कि धमनियों में शुद्धरक्त होता है, जबकि यहाँ तो जब आलिंद नीले है, यहाँ से अंगों से आपके सिरों के माध्यम से जब आलिंद में गया अशुद्ध रक्त, फिर नीले में अशुद्ध गया, फिर बायकोशिक के माध्यम से जब आपके फेफड़ों में जाता है, तो फेफड़ों के माध्यम से, फेफड़ों में किस में जाता है, आपके फुफ्फुस धमनी के माध्यम से, फुफ्फुस आपके जो धमनी के माध्यम से यहाँ पे जाता है। तो यह भी तो यहाँ पे तो अशुद्ध रक्त है, पर आगे फुफ्फुस जुड़ा है, ठीक है, यह ध्यान में रखना। यहां से होता हुआ बाइकोस्पेड के माध्यम से, ट्राइकोस्पेड के माध्यम से होता हुआ वापस आपके धमनियों के माध्यम से वापस अंगों तक जाता है। कहां जाता है, अंगों में जाता है, जिसमें आपकी O2 घुलनशील होती है। बात करते हैं इसकी परतें, जो नीचे आलिंद की परतें होती है वो मजबूत होती है, क्यों होती है, वो पंप करने के लिए काम में आती है, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान में रखना कि आलिंद की परतें मोटी होती है नीले की, तो लाले नीले की होती है। बात करेंगे इससे ज्यादा आगे किस, और उन दोनों में से सबसे ज्यादा परत किसकी होती है, आपके दाहिने आलिंद की, दाहिना नीले की, ठीक है, बिल्कुल सर। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठकीय होता है। बात करें सर मेंढक की, तो मेंढक का हृदय कितना कोष्ठकीय होता है, वो होता है 3 कोष्ठकीय। कितना कोष्ठकीय होता है सर, 3 कोष्ठकीय होता है, ठीक है। अब बात करें सर 3 कोष्ठकीय हो गए, तो आलिंद कितने हो गए, नीले कितने हो गए, तो सर आलिंद होते हैं 2, ऊपर वाले 2 आलिंद, और नीचे तो है ही 1, तो जाहिर सी बात है नीले होगा। दाएं बाएं तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक ही नीले बचा है, बिल्कुल सर, लिख लीजिए एक बार। बात करते हैं शीरा और धमनी की, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जब बात ही आ गई तो जो चमड़ी पे ऊपर शीरी दिख रही है, ऊपर यहाँ पे जो नशे से दिख रही है, ये क्या है, शीराएं हैं। ऊपर क्या होता है आपका अशुद्ध रक्त, जब कहीं लग जाती है आपके ऊपर थोड़ी चोट, तो जो खून निकलता है वो क्या होता है, या रक्त निकलता है वो क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। और जब ये रुक जाता है वापस जल्दी, कई ज्यादा जो आपके बच्चे होते हैं या आपके जो साथी दोस्त हो, किसी के लग जाती है, तो वापस हाथों हाथ तुरंत थोड़ी सी देर में रुक जाता है। वो क्या आता है, आपका रुधिर का थक्का बन जाता है, विटामिन के की वजह से वो बनता है। और कईयों में रुकता नहीं है, तो इसका मतलब आपका रक्त का थक्का नहीं बन रहा, मतलब विटामिन के की कमी है, ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे ऊपर क्या होता है, आपका शीरा होता है, और अंदर क्या होती है, मांसपेशियों में, जहां अंदर मांस में होते हैं क्या, धमनियां होती है। धमनियों की जो आपकी साइड की जो लेयर होती है, जो परतें होती है, वो मजबूत होती है और वो मुड़ती कम है, जबकि ये शिराएं की जो परतें होती है वो पतली होती है, नाजुक होती है, वो मुड़ भी जाती है, ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे आगे लोधी वंश की स्थापना, कि लोधी वंश है उसकी स्थापना किसने की थी। लाडले आपका आर्मी अग्निवीर का जो सपना है इस क्लास में पूरा करवा दिया जाएगा, आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए, जहां से अपनी तैयारी और जो एग्जाम में पूछे जाएंगे 100% क्वेश्चन, वही आपको इस क्वेश्चन में जो आपके क्लास में है करवाए जाएंगे। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में, बिना किसी देरी के सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस दर्शा दीजिए। बिल्कुल सर, जी हाँ, लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। किसने की थी, बहलोल लोधी ने की थी। और बात करते हैं आदिल शाही वंश की स्थापना किसने की थी, आदिल शाह ने की थी। किसने की थी, आदिल शाह ने। और चालुक्य वंश जिसे वोगी भी को बोला जाता है, जिसे विष्णुवर्धन ने इसकी स्थापना की थी। ये आपका इंपोर्टेंट, एक बार छाप लीजिए। नीचे एक क्वेश्चन है, उसका आगे ऑप्शंस भी दिया गया है, वो हम बाद में देखेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल, अब आगे की बात करेंगे। आगे की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आपके बीच में है कि क्रिकेट में कुल कितने खिलाड़ी एक टीम में खेलते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आपको राइट ऑप्शन बताना है। जो खेल से रिलेटेड आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका यह क्वेश्चन आपका अभी क्रिकेट वाला, तो क्रिकेट की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11, 7, 5 या 15। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कितने होते हैं आपके, 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं आपके क्रिकेट में, ठीक है, बिल्कुल सर। सर हॉकी में भी तो 11 होते हैं। हॉकी में कितने हैं, उसमें भी तो 11 होते हैं सर। हमारा राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, ठीक है, भारत का। बात करेंगे इसके अलावा क्रिकेट में 11 हो गए, हॉकी में 11 हो गए, फुटबॉल में भी 11 ही होते हैं। इसमें फुटबॉल में, ठीक है, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। बात करेंगे इसके आगे, 7 किसमें होता है आपका, कबड्डी में।
कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं। बात करेंगे बास्केटबॉल की, तो बास्केटबॉल में मेरे लाल कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपके आर्मी जीडी में, क्रिकेट से, कबड्डी से या खिलाड़ी से, कि खिलाड़ियों से रिलेटेड सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि किस टीम में या किस आपके खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। आपकी दूसरी बात, आपके जो पुरस्कार होते हैं वो भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सी ट्रॉफी किससे संबंधित है। इसके अलावा बात करते हैं पोलो की, तो पोलो में कितने होते हैं? पोलो में कितने होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी खेलते हैं। बात करते हैं खो खो की, किसकी? खो खो की, जो आपके अभी हाल ही में जो आप अग्निवीर के जो आपके पेपर हुए थे उसमें पूछा गया था। तो खो खो में कितने प्लेयर होते हैं आपके मेरे शेर? 9 प्लेयर होते हैं एक टीम में। कितने होते हैं? 9 होते हैं। किसमें होते हैं? 9। इसके अलावा 9 और किसमें होते हैं? आपके बेसबॉल में। 9 और किसमें होते हैं? बेसबॉल में। बेसबॉल में भी कितने प्लेयर होते हैं? 9 प्लेयर होते हैं। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा सभी के लिए, साथ में लिखते जाइए। स्कूनर में 1 होता है, बिल्कुल सर। स्कूनर में कितना होता है? 1 होता है। इसके अलावा, स्कूनर के अलावा अगर बात करेंगे अपन आपके बैडमिंटन में, किसमें? बैडमिंटन में। साथ में लिखते जाइए, बोर्ड में आपको दिख रहा होगा साफ साफ। तो बैडमिंटन में 1 भी होता है और 2 भी होता है। साथ में भी खेल सकते हैं, 2 युगल से भी खेल सकते हैं और सिंगल भी खेल सकता है, पुरुष और महिला दोनों। बात करेंगे शतरंज में। शतरंज में लाडले फिक्स होता है, शतरंज होता है, और शतरंज में आपके कितना होता है? फिक्स 2 होता है। कितना होता है? शतरंज में 2 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में कितने होते हैं? जिम्नास्टिक में होते हैं आपके 8 प्लेयर। कितने होते हैं? 8 प्लेयर होते हैं जिम्नास्टिक में। ठीक है। बात करेंगे रग्बी फुटबॉल है, किसमें? रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं? 15। रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं? 15 प्लेयर होते हैं। बात करते हैं लॉन टेनिस, तो लॉन टेनिस में भी 1 व 2 होते हैं। साथ में लिखते जाइए मेरे शेर, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाया जाएगा, एक भी टॉपिक आपको छोड़ा नहीं जाएगा। नेटबॉल, कितना? नेटबॉल में कितने होते हैं? 7 प्लेयर। लिखते जाइए साथ में आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। टेबल टेनिस में भी 1-2 होता है, लॉन टेनिस में भी 1-2 होता है, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। बैडमिंटन में भी 1 और 2 होता है, बिल्कुल लिख दिया आपने। वॉलीबॉल 6, बिल्कुल। ठीक है, लिख लिया एक बार, बिल्कुल देख लेते हैं। 11 प्लेयर किसमें होते हैं? 11 प्लेयर क्रिकेट में, हॉकी में, फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं। 7 कबड्डी में होते हैं और आपके नेटबॉल में होते हैं। 5 बास्केटबॉल में होते हैं। वॉलीबॉल की बात करें 6 होता है। बैडमिंटन में 1 और 2, लॉन टेनिस में भी 1 और 2, शतरंज में भी 1, शतरंज में आपके 2 होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 होता है। इसके अलावा बेसबॉल में 9, खो खो में 9, पोलो में 4, स्कूनर में 1, जिम्नास्टिक में 8। लिख लीजिए एक बार। प्रमुख खिलाड़ी और उसके खेल से रिलेटेड भी बहुत बार पूछा जाता है, तो वो भी ध्यान रखना। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर कहा जाता है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। हिमा दास को आपका, हिमा दास है, उनको भी हाल ही में जो डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना गया था। और सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर, पीवी सिंधु को बैडमिंटन, और बात करें साक्षी मलिक कुश्ती से। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे आगे, जो आपका अगला मॉडल पेपर होगा वो भी जल्द लाएंगे। तो सभी बच्चे, आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहा था सभी के लिए, तो आज का सेशन को एक बार सभी बच्चे शेयर कर दीजिए। और अपनी माँ बाप का जो सपना है उसको आपको साकार करना वो आपकी जिम्मेदारी है। आपको इस वर्दी पहननी आपकी जिम्मेदारी है। हमारी टीम आपके साथ पूरी लगन से जुड़ी रहेगी। आप जुड़े रहिए, क्लास टाइम टू टाइम लेते रहिए, मेहनत करोगे सफलता जरूर मिलेगी। बापू को एक ही बात कह दीजिए कि बापू रख अपने बेटे पे भरोसा, तेरी पसीने की हर एक बूंद को सपने की तरह सजाएगा, आपके हीरा बनाकर निखारेगा आपका बेटा। अपने बेटे पे भरोसा रखो, बस मेहनत करोगे सफलता आपको जरूर मिल जाएगी।
एक भी % आपको कमी नहीं महसूस होने देंगे। पूरा सिलेबस करवा देंगे, एज इट इज जो पेपर में आता है वो का पूरा सिलेबस आपको करवा देंगे। और इससे के बीच आपके बीच से, इस क्लास के बीच से इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।